सर, हम तो लगातार पंजाब के डीआईजी भुल्लर रिश्वत कांड की ही बात करते आ रहे हैं, उसको लेकर भी नए-नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में देखिए, कानपुर में पिछले 11 साल से एक ही जगह पर बैठे डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के बारे में खुलासा हुआ है कि 200 से 300 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने नौकरी में रहते हुए कमा ली। अंजू जी, इसको कहा जाता है कि नथिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस मी एनी लॉन्गर। मुझे अब किसी बात से सदमा नहीं लगता है। हर शाख पे उल्लू बैठा है। अभी तो भुल्लर साहब की चर्चा समाप्त नहीं हुई थी, गर्द गुबार सेटल डाउन नहीं हुआ। अब ऋषिकांत जी के बारे में उनकी यशोगाथा सामने आई है। इसमें अगर देखें पाप का घड़ा इनका कैसे बढ़ गया कि डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के पास एक दो नहीं 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। और अभिषेक दुबे के ये बराबर के ये षड्यंत्रकारी और अपराधी हैं। मैं इनको अपराधी मानता हूं, बल्कि उनसे भी बड़ा अपराधी मानता हूं कि उन्होंने पुलिस की पवित्र वर्दी को दागदार किया। अब यह बताया जाता है कि ऋषिकांत शुक्ला के ऊपर 100 करोड़ से ऊपर की तो इनकी हैसियत ही भ्रष्टाचार की। और आवेदक जो भदौरिया जी हैं, उन्होंने बताया कि एसओजी के तैनाती के दौरान वहां पर बहुत मौके मिलते हैं लोगों की हाथ उमेटने की, ब्लैकमेल करने की। वहां पर तैनाती के दौरान ठेकेदारी, जमीन कब्जाने, बिल्डिंग निर्माण, इसके नाम पर उन्होंने बहुत जबरन धन वसूला। और 100 करोड़ की संपत्ति का तो अभी तक मूल्यांकन हुआ है। अनुमान ये भी कयास लगाया जा रहा है कि ये हो सकता है 200 या 300 करोड़ तक भी जा सकती है। और ये भी लोग बता रहे हैं कि इनकी संपत्ति केवल कानपुर में ही नहीं है, यूपी के विभिन्न जनपदों में, नोएडा, पंजाब, चंडीगढ़, मतलब वाकई ये इंटरनेशनल। और ये अभी तो यहां जो नेशनल की बात करें तो नोएडा, पंजाब, चंडीगढ़, कई शहर बेनामी संपत्ति है। और कानपुर का एक बहुत ही एक प्रतिष्ठित और पॉश एरिया है आर्य नगर। वहां बिल्कुल मालूम पड़े कि जैसे आपसे कहा जाए सेक्टर 15A नोएडा का हो, लखनऊ का हजरतगंज हो, आर्य नगर लगभग वैसा ही है। वहां पर इनकी 11 दुकानें हैं। किसी दुकान की कीमत ये मान के चलिए 3-4 करोड़ से कम नहीं होगी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उन्नाव, फतेहपुर में, और इन्होंने विभिन्न प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मिलकर, बिल्डर के साथ मिल करके इन्होंने हाथ साफ किया है। इन्होंने तो पूरी वर्दी को शर्मसार कर दिया है। लेकिन मैं पुलिस की लीडरशिप को भी इसमें मेरा मशवरा होगा, ये अधिकारी विगत 10 वर्षों से कानपुर में कैसे नियुक्त था। जाहिर है कि निहित जो आपके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, निहित स्वार्थ, उनको पल्लवित पुष्पित करने के लिए। और ये तथाकथित एसओजी और ये कार खास वाले जो अधिकारी होते हैं, इनको तो 12 महीने से ऊपर रहना ही नहीं चाहिए और इनके कार्य और आचरण के ऊपर बहुत पैनी और कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, इतना गोरख धंधा हो रहा था और जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स थे उनको आभास नहीं लगा? आप ये मान के चलिए कि जब इतनी बड़ी डकैती आपके नीचे का अधिकारी डाल रहा है, आप कैसे उससे अनभिज्ञ रहते हैं? उसके पहनाव, उसकी बातचीत, उसके जो आभूषण होते हैं बदन पे, उसकी घड़ी का मेक, उसकी गाड़ी का मेक, उसके जो जन चर्चा है। और कोई भी पुलिस अधिकारी कानपुर का हो, मैं तो कानपुर में 3 साल के लगभग एसएसपी रहा हूं और कई कैपेसिटी में रहा हूं। नियमित रूप से जनता के सैकड़ों लोग आते हैं, 2500 पत्रकार बंधु आते हैं। और पत्रकार बंधु आपको सब बता देंगे किस थाने में कौन क्या कर रहा है, किस चौकी में क्या हो रहा है। और इस तरीके से इस सब इंस्पेक्टर के बारे में मुझे पूरी उम्मीद है कि बराबर की सूचनाएं आती रही होंगी। लेकिन अधिकारियों की क्या मजबूरी थी कि एक्शन नहीं लिया गया? एक्शन न लेने का मतलब ही यही है कि या तो आप अव्वल दर्जे के हैं नालायक, या आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। मैं बहुत कड़ी बात कह रहा हूं अंजू जी। अगर बराबर, जैसे भुल्लर के बारे में मैंने यही कहा था, मैं इसके बारे में भी यही कह रहा हूं। अगर आपको यह आभास नहीं था कि ये 100, 200, 300 करोड़ कमा रहा है, आप काहे बात के फिर आईपीएस अफसर है? किस बात की आपकी जो एंटी करप्शन है? एक एक जिले में अंजू जी 5-5, 6-6 एजेंसीज होती हैं। अगर वहां गिरा, एंटी करप्शन कानपुर में, विजिलेंस कानपुर में, इंटेलिजेंस विभाग कानपुर में, सेंट्रल इंटेलिजेंस कानपुर में, आपकी अपनी इंटेलिजेंस। और सब बिल्कुल लगता था जैसे आंख में काली पट्टी पहन करके, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इससे अच्छा तो कि एक ये था कि अगर कोई सब इंस्पेक्टर अगर 4 व्हीलर पे आ जाता था तो उससे पूछा जाता 4 व्हीलर आपके पास आया कहां से। कोई अगर हीरे की अंगूठी पहन के आ जाता तो पूछा कि दरोगा जी आपके पास हीरे की अंगूठी आई कहां से। यहां तक कि अगर किसी ने कोई ऐसा लिविंग बियॉन्ड मीन्स के बिल्कुल कोई चीज छुपती नहीं है आज के दौर में। सर, इसके बारे में तो खुलासा ये हुआ है कि एक जो शातिर अपराधी जिसका नाम आपने भी लिया, अखिलेश दुबे,
उसके साथ मिलकर इसके बेटे विशाल शुक्ला ने 33 शेल कंपनियां बनाई हैं जो ब्लैक मनी को यहां से वहां करती। बेशर्मी तो ये देखें अंजू जी कि अखिलेश दुबे के साथ 33 कंपनी बना ली और आपका क्या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे कोई सिलसिला नहीं है, इस तरीके की शेल कंपनी बन रही हैं और आप तो कम से कम कुछ नहीं करना था, सॉफ्टवेयर लगा देते। कौन से सब इंस्पेक्टर का कौन सा रिश्तेदार क्या कंपनी बना रहा है, क्या प्रॉपर्टी खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, हर चीज आप जानना चाहेंगे। लेकिन अगर जानना चाहेंगे तो 33 कंपनी एक सब डिप्टी एसपी का बेटा बना रहा है और आपको अंदाजी नहीं है। ये आपकी जो है नालायकी है हद दर्जे की। मैं चाहूंगा डीजीपी इसके बारे में, राजीव कृष्ण साहब इसके बारे में प्रारंभिक जांच करें कि जो जो अधिकारी वहां पर थे किन परिस्थितियों में इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जैसे मैंने भुल्लर के लिए कहा था, तो मैं इसके विशाल के बारे में, विशाल के पिताजी ऋषिकांत के बारे में मैं यही कहूंगा, पूरी जांच होनी चाहिए। 10 साल कैसे रहे कानपुर में, 33 कंपनियां बन गए और आप बुरी तरीके से अनभिज्ञ थे, इतने भोले भंडारी नादान बन गया। अंजू जी, इसमें कठोर कार्रवाई की जरूरत है। और मैं फिर जानना चाहूंगा, न भुल्लर का डिसमिसल हुआ न ऋषिकांत का डिसमिसल, जब तक कि दोनों का डिसमिसल अब तक अनुच्छेद 311 के अंतर्गत हो जाना चाहिए था। अब आप पूछेंगे कि क्या आपने किया है? मैंने किया है, मैं आपको रास्ता भी बता रहा हूं। 311 में गंभीर करप्शन का केस है, इनकी प्रॉपर्टी कीजिए अटैच, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आप सारी प्रॉपर्टी अटैच कर लें। अब अंजू जी, अभी तक मुझे यही नहीं मालूम कि इनकी कोई प्रॉपर्टी अटैच हुई भी है कि नहीं हुई है। डिसमिसल होना चाहिए, जेल जाना चाहिए और इसके 3 प्रसाद के बाद इनके बेटे का थॉरो इंट्रोगेशन होना चाहिए। सर, इस मामले में ये कहा जा रहा है जो एसआईटी में आप सोचिए सौरभ भदौरिया अगर शिकायत नहीं करता एसआईटी के पास तो इस बात का क्या कभी किसी को पता ही नहीं चलता। अब तो विजिलेंस विभाग भी एक्टिव हो गया है, अब तो इनको निलंबित कर दिया है, जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन इनका मोडस ऑपरेंडी देखिए, सारी बेनामी संपत्तियां परिवार के लोगों के नाम पर, अपने जो पार्टनर्स है उनके नाम पर, करीबियों के नाम पर इन्होंने बनाई थी। 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का तो पता चल गया है एसआईटी को, लेकिन अभी तो 300-400 करोड़ की बताई जा रही है। और सर, जिस तरह से काम कर रहे थे 11 साल से कानपुर में रहकर, आसपास के जो आला अधिकारी है या छोटे अधिकारी है या इंस्पेक्टर है, क्या इनको कभी भनक नहीं लगी होगी या इनके सहयोग के बिना ये संभव था कि इस तरह से फर्जी केस डाल देते थे और प्रॉपर्टीज हथिया लेते थे? ये मिलीभगत का या सुनियोजित अपराध नहीं लगता? आपकी बात में अंजू जी बहुत तार्किक बल है। जो आदमी 10 और 11 साल सभी नियमों को बलाए ताक रख करके, नियम कानून को तिलांजलि दे करके, अगर एक अधिकारी नियम को तोड़ते हुए 11 साल 10 साल रहता है, सबसे पहले ये देखें कि जिन अधिकारियों ने इसको ये अवसर दिया कैसे रह गया ये, एक चीज। दूसरी चीज, आप अगर ये देखें योगी जी के राज्य में जहां 0 टॉलरेंस टू करप्शन है, वहां पर ये आलम, यहां पर भी आप चूक गए। तो 2 बातें हैं, अगर अधिकारी ने नहीं किया, मैं फिर बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, या तो आप मिले हुए हैं या आप हैं अव्वल दर्जे के नालायक कि आपने करप्शन को टॉलरेट किया। मैंने आपको किस्सा सुनाया था हमारे पूर्व डीजीपी श्रीराम अरुण साहब और उनके इकलौते बेटे श्रीराम अरुण साहब के, असीम अरुण, जो आज वो भी आईपीएस हैं और आज मंत्री हैं योगी जी की कैबिनेट में, मंत्रिपरिषद में। मैंने आपको शायद किस्सा सुनाया था आपके चैनल पे। वो एक जमाना था कि श्रीराम अरुण साहब ने जब बेटे मेरे साथ गए, मेरठ में एएसपी था मेरी ट्रेनिंग में, और उनके पिताजी ने देखा कि उसके बेटे, इकलौते बेटे कमरे में पर्दे लगे हैं, बाहर एक छोटी सी टाटा की जो बेसिक कार होती थी वो और घड़ी बांधी थी उनका, कि डीआईजी साहब, आप लगता है कि आपके अंदर वो नजर नहीं है कि आप अपने एएसपी के शौकीनी पे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। ये महंगे पर्दे कहां से आ गए? असीम ने घड़ी कैसे बांध ली? बाहर टाटा की गाड़ी खड़ी है, क्या आपसे परमिशन लिया है? असीम बाहर पानी लेने गए थे, लौट के आके उसने कहा कि सर दरअसल मैंने परमिशन लिया है, लोन लेकर के मैंने ये कार ली है और घड़ी 800 की आती है, मेरी इतनी औकात है कि मैं खरीद सकता हूं और कॉन्डक्ट रूल्स में इसका कोई प्राविधान नहीं कि 800 की खरीद पर मैं परमिशन लूं या वो करूं। रही पर्दे की बात, ये भी हैंडलूम हाउस से जाके, खादी भंडार से मैंने जाकर के लिया है और इसमें कोई चीज नहीं, बहुत सस्ते पर्दे हैं ये। लेकिन वो एक डीजीपी अपने इकलौते पुत्र के लिए भी माफी का खाना नहीं होता था, ये भी मैंने दिन देखा था। आज इस तरीके का ये तांडव हो रहा है, लूट खसोट का, डकैती का।